बातें स्पष्ट हुई नीरज? मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर। जी सर। यस सर। और कोई कंफ्यूजन है? आगे बढ़े। हेलो सर, इसकी प्रोडक्टिविटी क्या बोलेंगे तब? राजकीय प्रोडक्टिविटी नीति का निर्देशक मतलब यही तत्व की होता है, उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब आपका ये हो जाएगा कि यह आपके लिए कैसे उपयोगी है। तो आपका कहता है कि आपके लिए कहता है कि संसाधनों के समतापूर्ण वितरण की बात करता है। तो संसाधनों के समतापूर्ण जब वितरण की बात करता है तो इससे क्या होगा कि जो समाज में असमानताएं व्याप्त हैं वो क्या होगा, इससे दूर होगा। यानी कि आपके लिए भी वो स्पेस उपलब्ध करवाया जाएगा जहां पे आप अपने लिए समुचित विकास के अवसर को सुनिश्चित कर सकें। यह कहता है उपयोगिता कि हम क्या करेंगे, पंचायत के गठन की बात करेंगे। तो पंचायत क्या है, वास्तविक लोकतंत्र को क्रियान्वित करने में, उसे जमीनी धरातल पर उतारने में उसकी उपयोगिता हो जाएगी। बातें समझ रहे हैं? जब कहता है कि मातृत्व हित लाभ की बात करेंगे आर्टिकल 42 के तहत, तो इसका मतलब क्या है कि जेंडर के स्तर पर जब हम विभेदकारी व्यवस्थाएं करते हैं या जो नेचुरल बातें हैं महिलाओं के लिए कि उसे क्या है, प्रेगनेंसी के समय उन्हें पर्याप्त जो है रेस्ट मिलना चाहिए, उसके लिए बच्चों के विकास के लिए उसे अवसर मिलना चाहिए। तो उसको लेकर हम क्या है कि उनको हम प्राकृतिक रूप से जो इसके अधिकार हैं उसको संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। ये उपयोगिता है ना। हाँ सर, वो प्रयास करेगी। और यहाँ जैसे ये नीतीश जी जो हैं अभी 2,000 रुपया दे रहे हैं, चाहे एम्बुलेंस आपके घर तक आ रहे हैं। ये प्रसूति के लिए सर, ठीक है, एम्बुलेंस हाँ आपके हाँ, घर तक आ रहे हैं और वो आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं। तो ये प्रोडक्टिविटी हुई ना सर, कि वो क्या ये है, इसको ये उसका क्रियान्वयन किया सर। हाँ, ये इसका क्रियात्मक पहलू है तो जो चीज कि दिया हमने गया उस उसको अगर हम सर यूटिलाइज करते हैं तो वो उसकी उपयोगी वस्तु है सर। साइकिल मेरे पास है, क्या मेरे लिए उपयोगी है, लेकिन क्या है कि उसको उपयोग में अगर नहीं वही लाते हैं तो वो तो फिर नहीं होगा ना प्रोडक्टिविटी सर। तो वही मैं कह रहा हूं ना। तो ये क्या है कि उसका क्रियात्मक पहलू है कि हमने, सरकार ने उसको क्रियान्वित करने के लिए और आपको सशक्त करने के लिए ये व्यवस्था किया है। लेकिन आपकी उपयोगिता तो जो उसमें वर्णित प्रावधान है उसको लेकर है ना, और उसका प्रतिफल ये सामने आया है कि आपको 26 सप्ताह का अगर मेटर्निटी बेनिफिट देता है तो ये सरकार ने प्रोविजन किया है उसके ना, तब आप उसका लाभ लेते हैं। ठीक है। हाँ सर। सर मेरा और एक जब तक क्वेश्चन वो, था। हाँ बोलिए। सर ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य के नीति के मार्गदर्शन के सुस्पष्ट निर्देश है। तो घोषणा मात्र नहीं है ये तो लिख लिए, लेकिन और क्या लिखना है तो आंसर मेरा सही होगा। तो पवित्र घोषणा मात्र है, मुझे पहले ये स्पष्ट करना पड़ेगा। और पवित्र घोषणा मात्र है तो मतलब क्या है कि यह राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि उसे क्रियान्वित करना चाहिए या इसके अनुरूप शासन व्यवस्था को संचालित करना चाहिए। यही बातें कहा गया ना। जी सर। तो जैसे हम बात करें कि इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 44 कहता है कि यूसीसी के बनाने की बात करता है, लेकिन राज्य ने क्या किया, राजनीतिक कारणों से इसको अभी तक क्रियान्वित नहीं किया। ये पवित्र घोषणा मात्र ही हो गया ना। जी सर। इसी तरीके से आर्टिकल 47 कहता है, मद्य निषेध की बात करता है।
तो बद्ध निषेध को लेकर जो राज्य के विचार अलग हैं, केंद्र के विचार अलग हैं, तो अगर केंद्र के पहलू से हम देखें, पवित्र घोषणा मात्र ही है ना यार। बात स्पष्ट हुई? जी सर। मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ सर। तो 3 मुद्दों को यहाँ पर जब पवित्र घोषणा मात्र है तो इसको 2-3 मुद्दों में स्पष्ट करेंगे। जैसे कि राज्य की इच्छा पर क्या कर दिया गया है, इसे छोड़ दिया गया है। दूसरा, यह चाहिए को बताता है कि यह होना चाहिए। और तीसरा, कि जब तक इसका क्रियान्वयन न हुआ हो न्यायिक समीक्षा से परे या न्यायालय हस्तक्षेप से परे। तो ये हो जाएगा पवित्र घोषणा मात्र, क्योंकि ये किसी का स्टेटमेंट है ना। और फिर आपको बताना है कि नहीं, यह पवित्र घोषणा मात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि यह प्रस्तावना में जो वर्णित उद्देश्य हैं उसको क्रियान्वित करने का आधार स्तंभ है। जहां हम बात करते हैं समाजवादी मूल्यों की स्थापना की बात करते हैं, जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना की बात करते हैं, जहां गांधीवादी मूल्यों की स्थापना की बात करते हैं, और इस सब का प्रतिफल यह होता है कि जब हम डीपीएसपी को क्रियान्वित करते हैं और इसे हम एफआर के साथ, फंडामेंटल राइट के साथ पढ़ के देखते हैं, तो यह मानवाधिकार के रूप में कन्वर्ट होता है और दोनों एक दूसरे की पूरकता के रूप में सामने आता है। बातें स्पष्ट हुई? हाँ सर। एक सर मेरा क्वेश्चन है। और कोई नहीं, कोई कंफ्यूजन? हाँ बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आप जो कल क्वेश्चन दिए थे हम लोग आंसर राइटिंग कर लिए, ठीक है, तो जो उसमें गलतियां होती है उस क्वेश्चन का आंसर आप लिखवा देते, हम लोग को लिखने के बाद उससे ज्यादा इम्प्रूवमेंट और होता है। देखिए, ये चीजें तो आपको हर जगह मिल जाएंगे ना, इतने सारे मॉडल आंसर आपको मिल जाएंगे मार्केट में, जहां पे क्या है, चीजें आपको वही बातें लिखी गई। हमें बार बार मैं कह रहा हूं कि मुझे रेडी टू ईट मटेरियल पे नहीं काम करना है, मुझे काम करना है हम कितने आंसर तो लिखा दें। लिखने के जो मान लीजिए जैसे कि 2-4 प्रीवियस 10 ईयर, क्वेश्चन आप लिखवाइए, हम लोग पहले लिख मेरी लेते हैं, बात, उसके बाद आप लिखवाइएगा, तो उससे थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा सहूलियत और इम्प्लीमेंट जल्दी बन होगा। वहां पर क्या फिर यूज करना है, नहीं मेरी बात कैसे सुन उसको लीजिए, डिस्क्राइब करना है? मैं वही बात कह रहा हूँ, वैसे वही बात मैं समझा रहा हूँ। वैसे पहले समझ लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि मैं कितने क्वेश्चन को लिखाऊं। आज मैं 10 क्वेश्चन लिखा दूं, कल 11 क्वेश्चन आएगा, 12 क्वेश्चन आएगा, 13वां क्वेश्चन आएगा। क्योंकि हमारा अनुभव और सामने वाले का जो क्वेश्चन का सेटर है उसका अनुभव, दोनों में क्या है, बहुत अंतर। सबके देखने का नजरिया क्या होता है, अलग अलग होता है। दूसरी बात है कि हमें आपको सक्षम बनाना है, हमें आपकी कमियां बतानी है, और आपका यह नैतिक दायित्व है कि आप क्या करें, उस कमियों को दूर करके अपने आंसर के में सुधार करने का प्रयास करें। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। मैं 10 दिन 20 दिन में ये चीजें नहीं होने वाली है। मैं 10 आंसर लिखा दूंगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैं आंसर लिखा ही रहा हूं ना आपको। ऐसा क्या है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है और वो आपके नोटबुक में नहीं है? बताइए सर ये लिखा लिखी वाला सर। जो है ना सर, बेकार है, ये बैसाखी देना होगा सर, समझ गए? तो जो हम लोग इम्प्रूवमेंट वही करेंगे नहीं, गिरते पड़ते, मैं वो यही सही कर, रहेगा सर। मैं यही बात कर रहा हूँ कि आपके नोट्स में हर क्वेश्चन का आंसर है। बस आपकी सक्षमता होनी चाहिए कि आपके क्वेश्चन के हिसाब से किन किन टॉपिक्स को हमें अपने नोटबुक से छांटना है। ये आप पर डिपेंड करता है ना।
और हिंदी मीडियम के छात्र सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है कि जो करना है लेकिन साथ सबसे बड़ी पॉजिटिव वो चीजों को उसको रिसर्च करता है, उस पर नई चीजों को जान करता है, खुद से एफर्ट लेता है और ये उसका सक्सेस का सब। चलिए है कोई समस्या है? नोट्स पढ़ा आप लोगों ने? हाँ सर पढ़े हैं। जी सर, कौन, पढ़े यूसीसी भी है, सर? लिखे भी है। कोई कंफ्यूजन है नोट्स में? कोई कंफ्यूजन है नोट्स वो में? नहीं है सर, लेकिन समझ में नहीं आया सर। ये नहीं है तो सिविल फिर लेकिन नागरिक कहाँ से आया? बोले समझ में नहीं आया सर वो चीजें कुछ मैं खास। एक्सप्लेन करूंगा ना, वो चीजें तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी तब अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी हर चीज। जहां तक क्लास हो चुकी है वहां तक बात स्पष्ट हो गई। हाँ सर, वहाँ जी सब सर, हो सही गई। है सर। जी सर, हो गई वहां तक। चलिए अब बात करते हैं यूसीसी के संदर्भ में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में, समान नागरिक संहिता के संदर्भ में बात करते हैं। तो आर्टिकल 44 क्या कहता है बताइए? आर्टिकल 44 क्या कहता है? भारत के समस्त नागरिकों को एक समान अधिकार दिया जाए। एक समान अधिकार दिया जाए। तो वो तो आपको पता प्राप्त ही है एक समान अधिकार। ऐसा तो नहीं कोई आपको ने सही था, वोट सही देने का था। अधिकार प्राप्त है आपको? अच्छा, धर्म के अनुसार कानून नहीं होना चाहिए, सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए। नहीं मैं वो नहीं कह रहा है पंकज, मैं कह रहा हूँ कि आर्टिकल 44 क्या कहता है, उसमें संवैधानिक बातें भारत क्या के लिखी गई समस्त हैं? नागरिकों के लिए एक समान सिविल समान संहिता नागरिक का संहिता। प्राप्त करने का प्रयास कराना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 44 कहता है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए क्या हो, एक समान सिविल लॉज हो। ठीक है, एक समान नागरिक संहिता की बात करता है। और इस एक समान नागरिक संहिता का तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य यह है कि सभी धर्मों के लिए, यानी देश के सभी नागरिकों के लिए क्या हो, एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून की बात करता है। और किस संदर्भ में? तो सिविल के संदर्भ में। और सिविल में क्या क्या शामिल होता है? तो जैसे कि आपका पर्सनल लॉज, जैसे कि आपका विवाह है, तलाक है, आपके पैतृक संपत्ति में अधिकार को लेकर बातें हैं, दत्तक पुत्र की बातें हैं, गोद लेने की परंपरा की बातें हैं। इस सभी में सभी धर्मों के जो कानून हैं, व्यक्तिगत पर्सनल लॉज हैं, वो अलग अलग। और इस कारण से इसको लेकर एक विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहती। तो कहा गया संविधान निर्माताओं के द्वारा कि हमें यह राज्य की इच्छा पर छोड़ देनी चाहिए कि जब क्या हो, परिस्थितियां नॉर्मल हों, तब क्या करेगा राज्य, सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल लॉज की बात करेगा। सरकार ने जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद क्या किया, हिंदू के लिए, चूंकि हिंदू क्या था, एक बहुसंख्यक समुदाय था, तो इस कारण से हिंदुओं के लिए सरकार ने एक समान सिविल लॉज की बातें कर दी। लेकिन जो हमारा अल्पसंख्यक समुदाय है, विशेषकर मुस्लिम समुदाय, उसको इस परिस्थिति में
छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? तो इसके पीछे जो कारण बताया गया कि था कि अभी अभी भारत क्या हुआ है, विभाजन की त्रासदी से गुजरा है। अभी अभी भारत क्या हुआ है, सांप्रदायिक दंगे के त्रासदी से गुजरा है, विभीषिका से गुजरा है। अभी अभी भारत क्या है, तो शरणार्थी समस्या की से ग्रसित। अभी अभी भारत क्या है, तो अल्पसंख्यकों के मन में, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के मन में और सुरक्षा की भावना है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम पूरे भारत के लिए क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं समाज का जो यह अल्पसंख्यक तबका है, मुस्लिम तबका है, उसके मन में और सुरक्षा की भावना जन्म लेगी और वो कहेगा कि मेरा धर्म क्या है, खतरे में है, मेरी धार्मिक स्वतंत्रता भारत में अक्षुण्ण नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में पुनः देश के सामने एकता और अखंडता की समस्याएं उत्पन्न होने लगती। जो सहिष्णुता की बात करते हैं, वो सहिष्णुता का प्रश्न फिर से क्या होता, खड़ा होने लगता। आप संविधान का जब वीडियो देखेंगे ना, या फिर प्रधानमंत्री सीरीज में शायद ये चीजें हैं, प्रधानमंत्री सीरीज में जब नेहरू और अम्बेडकर के बीच डिबेट हो रहा था इस परिस्थिति को लेकर, तो यहाँ पर क्या किया गया, हिंदुओं ने व्यापक स्तर पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विशेषकर करपात्री महाराज के नेतृत्व में जो है बड़े पैमाने पर हिंदू धर्मावलंबी के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया गया और कहा जाने लगा कि भारत फिर से क्या है, विखंडित होने वाला है। वैश्विक मीडिया में भारत की विखंडन को लेकर चर्चाएं होने लगी और भारत में यहीं पर विवाद उत्पन्न होने लगता है नेहरू और प्रसाद के बीच, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच। उनका कहना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, कि सभी के लिए क्या होना चाहिए, एक समान सिविल लॉज। यानी कि अगर आप सिविल लॉज बनाते हैं तो पूरे भारत के सभी नागरिकों के लिए बनाइए, न कि किसी धर्म विशेष के लिए बनाइए। और यहाँ पर व्यापक स्तर पर राजनीतिक के बीच वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। तो फिर एक हल निकाला जाता है और हल क्या होता है, तो हमें टुकड़ों टुकड़ों में इसे लागू करने की बात सामने आती। तो देखेंगे कि 1956 में क्या होगा, उत्तराधिकार अधिनियम को लेकर बातें होंगी। फिर 1961 में हम क्या करेंगे, दहेज उन्मूलन को लेकर बातें करेंगे। ऐसे ऐसे करके ग्रेजुअल प्रोसेस में हम महिलाओं को फिर क्या करेंगे, पिता की संपत्ति में अधिकार देंगे। इस तरीके से हिंदू धर्म में हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बातें की। लेकिन अभी तक पूरे भारत के लिए जब एक समान यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, तो चूंकि यह मुद्दा क्या है, एक संवेदनशील मुद्दा है। दूसरा कि यह एक राजनीतिक पहलू से जाके जुड़ जाता है। और तीसरा कि यह अल्पसंख्यकों के मन में भारत के लिए जो छवि है, कहीं न कहीं उसके से जाकर जुड़ जाता है। बात स्पष्ट हुई? जी सर। बात स्पष्ट हुई? हाँ सर। जी सर। ये सर अभी तो लागू हो सकता है, वो टुकड़ों टुकड़ों में कर रहा है सर, तो चेंजिंग होगा, थोड़ा पेन तो होगा ही सर। ये तो नेहरू जी भी बोले हैं, अगर भारत को बदलना होगा तो दर्द सहना होगा। यही चीजें मैं कह रहा हूँ नीरज, आप सिविल सेवक बनने वाले, हर चीजों को एब्सोल्यूट वे में नहीं देख सकते हैं आप, ठीक है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी वर्गों की, सभी धर्मों की, सभी क्षेत्रों की भावनाओं को सम्मान करना पड़ता है, उनको साथ लेकर चलने की इसमें बातें भी तो होती सर आप लिखाए हैं ना कि सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान धर्मनिरपेक्ष सिविल कानून होने चाहिए सर। ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ सर?
इसका अर्थ वही हुआ ना कि हमने कहा कि जो आपके पर्सनल लॉज हैं, आपके संपत्ति संबंधी कानून है, जो कानून होनी चाहिए। हिंदू विवाह एक्ट जब पारित किया तो वहां पे कह दिया कि एक पुरुष एक महिला की बातें कर, लेकिन जब हम मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो वहां पर क्या है, एक पुरुष 4 महिलाओं से शादी कर सकता है। सर थोड़ा वॉइस आपका कम होता तो है सर, यहाँ पर माइक ये बोलिए। वॉइस कम है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक आ रहा माइक है सर। अब ठीक है अनिल? ही आ रही है। हाँ सर अब ठीक है सर, वो माइक दूर थोड़ा सा जाना आप हो सकता है इसलिए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि इसमें जो एक रूपता का जो अभाव है, तो वहां पर जो पक्ष विपक्ष सामने आते हैं। कहा जाता है कि जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू नहीं करेंगे, जो इसके पक्षकर्ता हैं, लागू करने के पक्षकार हैं, वो कहते हैं कि जब तक हम इसे लागू नहीं करेंगे तो जो आइडिया ऑफ इंडिया की बातें हैं कि जहां पर क्या होना चाहिए, एक अखिल भारतीय जो नागरिक की बात करते हैं, सिर्फ आइडेंटिटी के रूप में जो भारतीय की बात करते हैं, उसको हम मूर्त रूप नहीं दे पाएंगे। ठीक है? तो अब प्रश्न उठता है कि इसको लेकर विवाद क्या है? क्यों न्यायालय के बार बार दिशा निर्देशित करने के बाद भी, बार बार आग्रह करने के बाद भी इस संवेदनशील मुद्दे पर एक समान विचार सामने नहीं आ रहे हैं? क्यों जो है भाजपा के मैनिफेस्टो में शामिल होने के बावजूद भी अभी तक इसे क्रियान्वित नहीं कर पाया है, बार बार माहौल बना के बेचारा पीछे हट जा रहा है। ठीक है? तो सबसे पहली बात है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आरक्षण को लेकर क्या हुआ है, तीव्र राजनीतिकरण हो गया है इस मुद्दे का, उसी तरीके से समान नागरिक संहिता को लेकर भी विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच अपने अपने विचार। क्यों विचार हैं? कि सभी का क्या है, अपना अपना वोट बैंक। चाहे हम राजद की बात करें, चाहे सपा की बात करें, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें या भाजपा की बात कर लें, तो सभी का अपना अपना वोट बैंक है और वो अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण पर काम करता है। तो ऐसी परिस्थिति में यह मुद्दा क्या होता है, राजनीतिकरण का शिकार हो जाता है। तो जैसे ही कोई पक्ष कहेगा कि इसे क्रियान्वित करना चाहिए, तो दूसरा पक्ष डंडा लेकर खड़ा हो जाएगा कि नहीं, जब तक मुस्लिम अपने खुद से नहीं कहेगा कि हमें समान नागरिक संहिता चाहिए, तब तक हम इसे लागू नहीं करने देंगे। दूसरा जो बात है कि बहुसंख्यक जो आबादी है वो किसकी है, हिंदुओं की, और बहुसंख्यक आबादी यूसीसी के पक्ष में है, जबकि अल्पसंख्यक जो आबादी है, अल्पसंख्यक समुदाय जो धर्मावलंबी हैं, वो इसके विपक्ष में। और वो कहते हैं कि कहीं न कहीं इसके माध्यम से जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म के जो मामले हैं हमारे, उसका क्या होगा, उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप होगा। तो यह बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक के विवाद के रूप में सामने आने लगता है। तीसरी बात है कि हमने कहा कि यह संवैधानिक पहलू से जाके जुड़ जाता है। संवैधानिक पहलू क्या है? तो अल्पसंख्यक समुदाय कहता है कि यह हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का क्या होगा, हनन होगा। तो दूसरी तरफ जो इसके पक्षकार हैं वो कहते हैं कि यह आर्टिकल 14 जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, आर्टिकल 21 जो गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है,
यह उसके विपक्ष में खड़ा हो जाता है। यानी कि समान नागरिक संहिता का क्रियान्वित न होना आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, यानी कि हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन है। चूंकि आपको पता आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का स्थान सर्वोपरि है। बात स्पष्ट हुई? हाँ जी सर। सर। कोई कंफ्यूजन यहां तक? नहीं सर। सर इसका थर्ड पॉइंट जो भी बताएं उसे एक बार फिर से तीसरी बात बता आती दीजिए। है, इसका थर्ड पॉइंट यह कहता है कि यह आर्टिकल 25 जो आपके धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, अल्पसंख्यक समुदाय इसको लेकर सामने आते कि यह आर्टिकल 25 का उल्लंघन होगा। दूसरी तरफ जो यूसीसी के पक्षकार हैं वो कहते हैं कि यह आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। और आपको पता है कि अगर मूल अधिकार में अगर वरीयता प्रदान की गई है तो वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को प्रदान की गई, वो आपका सार हो जाता है मूल अधिकार। तो यह कहा कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 14 और 21 के विवाद से जाके जुड़ जाता है। फिर हमने कहा कि यह लैंगिक विभेद को भी जन्म देता है। लैंगिक विभेद कहने का मतलब यह है कि जितने भी सिविल लॉ से जुड़े हुए कानून हैं उसमें अधिकांश पक्षकार क्या है? महिलाएं हैं। और इस विभेदकारी व्यवस्थाओं में शिकार किसे होना पड़ता है? महिलाओं को होना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम बात करते हैं तो इसका क्रियान्वयन न होना महिलाओं के जो मूल अधिकार हैं, उसके जो मानवाधिकार हैं, यह उसके उल्लंघन से जाके जुड़ जाता है। और फिर यह क्या होता है? दो पक्ष इसके हो जाते हैं कि पहली बात कहता है कि भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उसको उसे भी बचाए रखना है, और दूसरा कि भारत की एकता और अखंडता को भी हमें बचाए रखना है। और इन दोनों का विवाद धर्मनिरपेक्षता से जाके जुड़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि भारत क्या है? एक डाइवर्सिफाई रिलीजन बेस्ड कंट्री, और दूसरी तरफ हमें क्या करना है? इस विविधता में हमें एकता की बात करनी है। और एकता क्या है? तो एकता और अखंडता से जाके जुड़ता है। और जब यह दोनों विवाद आपस में खड़े होते हैं कि हम सांस्कृतिक विविधता को वरीयता दें या राष्ट्र की एकता और अखंडता को वरीयता दें, तो इन दोनों का जो संघर्ष है वो धर्मनिरपेक्षता से जाके जुड़ जाता है। कि भारत एक अगर धर्मनिरपेक्ष कंट्री है तो कहीं ना कहीं हमें समाज का जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी भावनाओं का क्या होना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या है? वो महत्वपूर्ण विवाद हैं जिसका समाधान करके ही हम यूसीसी के पक्ष में एक सृजित माहौल का निर्माण कर सकते। तो विवाद के पहलू स्पष्ट हो गए आप लोगों को? जी सर। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है। तो अब इसके पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं। जो यूसीसी के पक्षकार हैं उनका कथन है कि भारत क्या है? एक निर्जातीय बहुलता वाला देश है, और इस निर्जातीय बहुलता वाले देश में धर्मनिरपेक्षता क्या है? एक संवैधानिक पहलू। और जब धर्मनिरपेक्षता जब संवैधानिक पहलू है तो वहां पर जाति, धर्म और
समुदाय के आधार पर विभेद क्या है? गलत। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना होगा के भी विरुद्ध। ठीक है, यानी राज्य की धर्मनिरपेक्षता कहने का मतलब यह है कि राज्य क्या करेगा? आपका आर्टिकल 25 में कहा गया है ना कि राज्य जब सामाजिक व्यवस्था की बात हो, सार्वजनिक व्यवस्था की बात हो, तो वहां पर राज्य क्या कर सकता है? सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। और कहा गया कि जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो आइडेंटिटी में क्या है? तो आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ भारतीयता की पहचान होनी चाहिए, न कि किसी धर्म के आधार पर, किसी जाति के आधार पर, किसी क्षेत्र के आधार पर, किसी समुदाय के आधार पर पहचान होनी चाहिए। तो हमें दोनों पहलुओं पे काम करना पड़ेगा, यानी कि हमें धर्मनिरपेक्षता को भी बचाए रखना है और दूसरा हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? यूसीसी को लागू करना होगा, तभी हम एक देश, एक कानून और एक सिविल लॉज की बात कर पाएंगे। दूसरी बात क्या कहता है? दूसरी बात कहता है कि 90 के दशक के बाद की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इसने क्या किया है? भारत को एक आधुनिक समाज के रूप में कन्वर्ट किया। और भारत जब मॉडर्न सोसाइटी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, तब वहां पर समावेशन को लेकर, इंक्लूसिवनेस को लेकर, एम्पावरमेंट को लेकर और मॉडर्नाइजेशन को लेकर समाज के नजरिए में क्या हुआ है? परिवर्तन आए हैं, उसके जरूरतों में बदलाव आया है। और ऐसी परिस्थिति में जब हम संकीर्ण मानसिकताओं के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं जो वैश्विक आकांक्षा है और आइडिया ऑफ इंडिया की जो बातें हैं, यह उसके विरुद्ध चला जाता है। तो हमें एक राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? यूसीसी को लागू करना होगा। क्यों? क्योंकि बदलता जो समाज है भारत का, वो अब आधुनिक मानसिकता से ग्रसित है। वह धर्म को अपने नजरिए से देखता है, और जब वो धर्म को अपने नजरिए से देखता है तो कहीं न कहीं धर्म के मामले में खुलापन आवश्यक है। और यह खुलापन तभी आएगा जब हम यूसीसी को लागू करेंगे। तीसरी जो बातें कहा गया पक्षकार के द्वारा, वो कहा गया कि जहां भारत आधुनिक समाज के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, भारत का जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, भारत का जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है और शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे समाज में वर्ण के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो पारस्परिक अवरोध हैं या विभेद हैं, वो खत्म हो रहा है। वहीं समाज का जो वंचित तबका है, वो आज भी अपने बुनियादी मानवाधिकारों के प्रति क्या है? सजग हो रहा है। तो समाज का वंचित तबका कौन है? समाज का वंचित तबका महिलाएं हैं, समाज के वंचित तबके बच्चे हैं, समाज का वंचित तबका एससी कैटेगरी के लोग हैं, एससी कैटेगरी के लोग। तो जब समाज का वंचित तबका अपने अधिकारों के प्रति, अपने मानवाधिकारों के प्रति सजग हो रहा है, तो और अब वह समान नागरिक संहिता से समझौता करने को तैयार नहीं। विशेषकर महिलाएं जैसे जैसे क्या हो रही हैं? सशक्त हो रही हैं, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सक्षम हो रही हैं, तो वो अपने अधिकार की मांग कर रही। और इस अधिकार की मांग ने क्या किया है?
महिलाओं के प्रति हिंसात्मक माहौल को जन्म दिया है, और इससे जब हमें बचना होगा तो हमें महिलाओं को वह अधिकार देना होगा जिसकी वो मांग कर रहे हैं। और यह अधिकार हम तभी दे पाएंगे जब हम यूसीसी को क्रियान्वित करेंगे। फिर एक बात और कहा गया कि जितने भी धर्म हैं भारत में, सभी के क्या है, अपने अपने पर्सनल लॉज, और इस पर्सनल लॉज को हमें क्या करना होगा, वर्तमान जो सामाजिक आर्थिक वास्तविकता है उसके अनुरूप ढालने की आवश्यकता है, उसके अनुरूप आधुनिक करने की आवश्यकता है। और जब हमें वर्तमान जो वास्तविकता है वो क्या है, मानवाधिकार को हम सर्वोपरि मानते हैं। वर्तमान में हम धर्म से ऊपर उठकर व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा की बात करते। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना होगा, सिविल लॉज में आधुनिकीकरण करना होगा, उसका कोडिफिकेशन करना होगा, और फिर तभी हम एक आधुनिक समाज का निर्माण कर पाएंगे जहां पे सभी सब नागरिकों को क्या हो, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो इसके लिए हमें यूसीसी पर काम करना चाहिए। तो ये क्या था, पक्षकार की बातें थी। यहां तक बात स्पष्ट हुई? जी सर। यस सर। सर लास्ट में यहां बताए तक थे कोई कंफ्यूजन है? इसे मतलब अभी की आवश्यकता के अनुसार मॉडिफाई करना पड़ेगा। जो पर्सनल लॉज हैं हमारे, ओके जैसे मुस्लिम का पर्सनल लॉज 1937 का है और वो उसी से दिशा निर्देशित होता है। तो उसका रीजन है कि वो आज तक उसका एक तो कोडिफिकेशन नहीं हुआ है, और कोडिफिकेशन न होने के कारण मुंडे मुंडे मते भिन्ना वाली बात हो जाती है कि सभी लोग अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं। तो वर्तमान जरूरतों के हिसाब से अगर उसका कोडिफिकेशन कर दिया जाए तो एक हद तक विवाद का हम क्या कर पाएंगे, समाधान कर पाएंगे। जी सर। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है प्रश्न दूसरा कि इसके विपक्ष की क्या बातें। तो जब इसके विपक्ष की हम बात करते हैं तो पहली बात कहा गया विपक्ष के द्वारा कि यह जो मुद्दा है यूसीसी का, वो अब क्या हुआ है, सामाजिक अधिकार या व्यक्तिगत अधिकार से परे हटकर एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और ऐसी परिस्थिति में विभिन्न राजनीतिक दल क्या कर सकते हैं, तो वोट बैंक का ध्रुवीकरण कर सकते हैं। वो राजनीतिक तुष्टीकरण का सहारा ले सकते हैं, और इस वोट बैंक के ध्रुवीकरण विशेषकर ध्रुवीकरण किस आधार पर, धर्म के आधार पर। और जब राजनीतिक तुष्टीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण की परिस्थिति जन्म होगी तो कहीं न कहीं इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता, सामाजिक सहिष्णुता की जो बात करते हैं, यह उसके विपरीत चला जाएगा। दूसरी बात कहा गया विपक्ष के द्वारा कि किसी भी धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हमें तभी करना चाहिए जब क्या हो, बहुसंख्यक जो उस धर्म के मानने वाले बहुसंख्यक लोग हैं वो समर्थन करें, इसकी मांग करें। और फिर हम क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हमें राजनीतिक और न्यायिक
प्रक्रियाओं के साथ साथ हमें धार्मिक समूहों का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हमें कोई भी कानून किसी समुदाय विशेष पर थोपने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें समाज से इसकी मांग करनी पड़ेगी, बहुसंख्यक लोगों को इसमें साथ लाना पड़ेगा, तभी हम यूसीसी का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें 3 स्तर पर काम करना होगा। एक तो राजनीतिक प्रक्रिया जो विधायिका कार्यपालिका के थ्रू होता है, दूसरा न्यायिक प्रक्रिया, और तीसरा धार्मिक समूहों के साथ समर्थन को लेकर, धार्मिक समूहों का समर्थन लेकर हम इसे बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप उदाहरण लीजिए तो वर्तमान में बिहार में क्या हुआ, मद्य निषेध की बात कर लीजिए, या दहेज उन्मूलन के लेकर, या बाल विवाह को लेकर जो नीतीश सरकार का एजेंडा है, इसका प्रतिफल क्या रहा कि अब मद्य निषेध कानून पूरी तरीके से बिहार में फेल है। अब डोर टू डोर डिलीवरी का कंसेप्ट आ चुका है, भ्रष्टाचार हद से ज्यादा इसमें बढ़ चुका है। दिमाग अपने विकास के लिए क्या करना है, कहीं ना कहीं किसी विकल्प की तलाश करनी है, कैसे हम क्या करें, मद्यपान तक पहुंच सुनिश्चित हो, या डोर टू डोर डिलीवरी के विकल्प के रूप में नए नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो अपराधी और कानून का नेक्सस है वो क्रिएट हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के सामने चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। तो हमें कहने का मतलब क्या है, यही अगर चीजें समाज से इसका डिमांड होता कि नहीं, हमें क्या करना है, सरकार से यह मांग करनी है कि हमारे लिए एक मद्य निषेध कानून लाया जाए, समाज से यह मांग होता कि दहेज उन्मूलन को लेकर एक प्रॉपर कानून जो है बनाइए, तो वैसी परिस्थिति में इसकी स्वीकारोक्ति क्या होती, बढ़ जाती। तो यही बातें यूसीसी के साथ कहा गया कि हमें सभी धार्मिक समुदाय के लोगों, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को क्या करना होगा, समर्थन में लेना होगा, तभी हम इसका बेहतर और स्वीकारोक्तिपूर्ण क्रियान्वयन कर सकते। तीसरी बात जो विपक्षकार के द्वारा कहा गया, वो कहा गया कि भारत एक क्या है, सामाजिक संस्कृति वाला देश, गंगा जमुना तहजीब वाला देश, और ऐसी परिस्थिति में किसी भी धार्मिक समुदाय की जब असंतुष्टि होगी, उसका धर्म जब खतरे में नजर आएगा, तो यह देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर और देश की एकता और अखंडता के सामने एक चुनौती उत्पन्न करेगा, जो कहीं न कहीं भारत के हित में नहीं है। तो ये विपक्ष की जो बातें हैं उसके संदर्भ में ये बातें कही गई। यहां तक बातें स्पष्ट हुई? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन यहां तक? कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। अब एक पहलू यह होता है कि आखिर न्यायालय की क्या भूमिका है इसमें। तो जब न्यायालय की भूमिका की बात करते हैं, तो पहला जो मामला आया था यूसीसी को लेकर, वो शाहबानोवाद 1985 में आया था, जहां पे न्यायालय ने क्या कहा था कि यह जो तलाक का प्रश्न है, इस तलाक के प्रश्न में हमें शाहबानों को जब तक वो शादी विवाह नहीं कर लेती, उन्हें गुजारा भत्ता देने की बातें। अभी मुस्लिम लाज में क्या है कि शायद 1 महीने की 3 महीने तक गुजारा भत्ता देना है, और उसके बाद वो दोनों मुक्त है, किसी भी तरह की जिम्मेदारियां उसकी नहीं, पति की जिम्मेदारी कोई नहीं।
तो इसको लेकर बड़े पैमाने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और परिणाम स्वरूप राजीव गांधी दबाव में आकर क्या करते हैं, न्यायिक निर्णय को। तो न्यायालय ने पहली बार यूसीसी बनाने का निर्देश कब दिया? (1995) में सरला मुद्गलवाद आता है और 1995 के सरला मुद्गलवाद में न्यायालय ने सरकार को कहा कि आप आर्टिकल 44 को लेकर एक नए दृष्टिकोण को अपनाइए और कहा कि सभी के लिए क्या होना चाहिए, एक समान यूसीसी बनाने का निर्देश दिया। और जब एक समान यूसीसी बनाने का निर्देश दिया तो इसके पीछे जो तर्क दिया न्यायालय ने वो कहा कि सभ्य समाज में धर्म तथा पर्सनल लॉज में कोई संबंध नहीं, यानी कि आपकी जो धार्मिक बातें हैं और आपके जो पर्सनल लॉज हैं, सिविल लॉज हैं, उसमें कोई संबंध नहीं। और ऐसी परिस्थिति में यूसीसी का निर्माण अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में जो वर्णित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है यह उसका उल्लंघन नहीं करता। यानी कि न्यायालय ने क्या किया, तो न्यायालय ने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को वरीयता दी जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो व्यक्ति की गरिमा की बात करता है। और न्यायालय ने कहा कि पर्सनल लॉज का जो संबंध है वो धर्म से नहीं है और इस कारण से आर्टिकल 25, 26, 27 के तहत वर्णित अधिकारों का यह उल्लंघन नहीं करता। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने देखा होगा कि आपने गोवा का उदाहरण लिया और गोवा एकमात्र राज्य है जहां पे यूसीसी लागू। और वहां क्यों लागू है यूसीसी? क्योंकि गोवा किसके शासनाधीन था? पुर्तगालियों के। किसके शासनाधीन था गोवा? ठीक है, और पुर्तगालियों के शासनाधीन होने के कारण वहां पर यूसीसी लागू कर दिया गया था। तो न्यायालय ने गोवा का उदाहरण लिया और कहा कि देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता तैयार करने पर बल दिया जाना चाहिए तथा इसके माध्यम से जो संविधान निर्माताओं की आशा और आकांक्षा थी उसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ यह अफसोस भी जताया कि न्यायालय के द्वारा बार बार प्रभोग करने के बावजूद भी, बार बार प्रोत्साहन देने के बावजूद भी सरकार इसके क्रियान्वयन को लेकर गंभीर नहीं। तो ये न्यायालय का मत था जिसमें हमने शाहवानोबाद 1985 की बात की, जहां हमने सरला मुद्गलवाद 1995 की बात की और जहां हमने गोवा का उदाहरण लेने की बात। तो न्यायालय के पक्ष स्पष्ट हो गए। बोलिए। जी सर। जी सर। चलिए, नेक्स्ट बचता है विधि आयोग क्या कहता है इसको लेकर। तो सरकार ने 2016 में यूसीसी को लेकर सरकार ने 2016 में यूसीसी के समग्र अध्ययन के लिए एक
लॉ कमीशन का गठन करता है, विधि आयोग का गठन करता है। और विधि आयोग का जो रिपोर्ट आया उसमें कहा कि जो मूल यूसीसी वो मूल अधिकार के आर्टिकल 14 आवाज और ब्रेक हो आर्टिकल रही है। 25 के बीच 25 धार्मिक स्वतंत्रता। आज ब्रेक हो रही है। जी सर, बीच बीच में हो रही है। सर ये लॉ कमीशन जो है का गठन किया गया, ये क्या कहा, इसको फिर से चलिए, तो हमने कहा कि 2016 में सरकार यूसीसी के समग्र अध्ययन के लिए एक विधि आयोग लॉ कमीशन के गठन की बात करता है। और जब उसका रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में जो बातें कही गई उसमें पहली बात यह कहा गया कि यूसीसी का जो मुद्दा है वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 के बीच अंतर्द्वंद का शिकार है। यानी कि उसने कहा कि आर्टिकल 14 जहां रूल ऑफ लॉ की बात करता है वहीं आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो इससे अंतर्द्वंद से यह प्रभावित। दूसरी बात कहा गया कि भारत की जो बहुलतावादी संस्कृति है उसमें महिलाओं के अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता देना सभी धर्म और धार्मिक संस्थाओं का क्या होना चाहिए, नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। दूसरी बात कहा उसने कि जो बहुलतावादी संस्कृति है हमारी उसमें महिलाओं के अधिकारों को, महिलाओं के सम्मान को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और इस क्रम में सभी धर्म और धार्मिक समुदाय के लोग क्या हो, इसको वरीयता दे। तीसरी बात कहा, चौथी बात कहा विधि आयोग ने कि हमें वैश्विक स्तर पर प्रचलित मानवाधिकारों से क्या होना चाहिए, वैश्विक स्तर पर प्रचलित मानवाधिकार, यानी कि जो मानवाधिकार 1948 का जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है उसके दृष्टिकोण पर आधारित हमें क्या होना चाहिए, सर्वमान्य पर्सनल लॉज का निर्माण करना चाहिए। यानी कि हमें पर्सनल लॉज का जो निर्माण करना होगा उसमें मानवाधिकार को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है। पांचवी बात कहता है कि हमें क्या करना होगा कि सभी धर्मों के जो पर्सनल लॉज हैं उसकी समीक्षा करनी होगी और समीक्षा करने के साथ साथ हमें उसका कोडिफिकेशन करना होगा, उसका हमें संहिताबद्ध करना होगा उसे। और जब यह संहिताबद्ध हो जाएगा तो धर्म को लेकर, पर्सनल लॉज को लेकर जो पूर्वाग्रह हैं, जो रूढ़िवादिता है और अपने अपने हितों के हिसाब से जो व्याख्या करने की बातें हैं उसका हम समापन कर पाएंगे। तो ये बातें किसने कहा, विधि आयोग के द्वारा यह बातें स्पष्ट की गई। यहां तक बातें स्पष्ट हुई। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। चलिए, नेक्स्ट जो आता है कि आखिर फिर इसका समाधान क्या होना चाहिए। तो जब संविधान के पहलू पर बात किया गया तो कहा गया विशेषज्ञों के द्वारा
कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें पहली बात कहा गया कि एक आदर्श राज्य की जो परिकल्पना है, एक आदर्श राज्य की जो संकल्पना है, जब उसे हमें मूर्त रूप देना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इच्छा करनी है। तो उसके लिए यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ठीक है, तो विशेषज्ञों ने क्या कहा कि एक आदर्श राज्य में नागरिकों के अधिकारों को सर्वोच्च वरीयता दी जानी चाहिए, और यह सर्वोच्च वरीयता हम तभी दे पाएंगे जब हम यूसीसी का निर्माण करेंगे। लेकिन यूसीसी के निर्माण के क्रम में हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा, कुछ मुद्दों को सॉर्ट आउट करना होगा। तो इसमें पहली बात कहा गया कि समाज की प्रगति और जो सहिष्णुता है, बंधुता है, उसको बनाए रखना होगा। और इसीलिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए समाज के जो सभी वर्ग हैं, सभी पक्षकार हैं, उसके हितों को ध्यान में रखकर एक समानता का भाव जागृत करना होगा, एक सहिष्णुता का भाव जागृत करना होगा। और ऐसी परिस्थिति में जब हम यूसीसी का निर्माण करने लगे तो हमें सभी संबंधित पक्षकारों का और उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उसे विश्वास में लेने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो यानी कहा गया कि जो सबसे बेहतर रास्ता है यूसीसी के निर्माण का, उसमें यह है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इस यूसीसी से जुड़े हुए, उसको हमें क्या करना होगा, यूसीसी के निर्माण के क्रम में उसे शामिल करना होगा और उनके हितों और विश्वासों का संरक्षण करते हुए, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम एक समावेशी और आधुनिक यूसीसी का निर्माण कर पाएंगे, जिसमें सभी वर्गों की आकांक्षाओं, विशेषकर महिलाओं के हितों का क्या हो, संरक्षण। ठीक है, और फिर इस संदर्भ में गांधी का स्टेटमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है, और गांधी जी कहा करते थे कि मैं नहीं चाहता कि मेरे सपनों के भारत में सिर्फ एक धर्म का विकास हो। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरे सपनों के भारत में सिर्फ एक धर्म का विकास हो, बल्कि मेरा देश क्या हो, एक सहिष्णु देश बने, जिसमें सभी धर्मों के लोग, सभी मतावलंबी के लोग कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के साथ यूसीसी के संबंध में जितने भी बातें हैं वो समाप्त होती हैं। यहां तक बातें आप लोगों की स्पष्ट हो गई? बातें स्पष्ट हो गई? यूसीसी को लेकर कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जी सर। नहीं। यस सर। तो इस तरीके से डीपीएसपी से जुड़े हुए सभी पहलुओं को जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जहां पे मेरी आवश्यकता है, उसको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। और इस तरीके से जो एक मेजर टॉपिक हमारा है डीपीएसपी, वो अब समाप्त होता है यहाँ पर। ठीक है, ओके सर। तो अब आपकी जिम्मेदारी यह रहती है
कि जो बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर राइटिंग कीजिए और उसका बेहतर रूप में प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण करने की कोशिश कीजिए। डायग्राम बातें स्पष्ट हो गई? और कोई कंफ्यूजन है? बोलिए। नहीं सर। नीरज, बातें स्पष्ट हुई? यस सर। हाँ सर, वो थोड़ा खा रहे थे सर, इसीलिए नहीं बोल रहे थे। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। अच्छा, ये तो गलत बात है। क्लास के समय खाते हैं आप? सर नहीं सर, वो आज भूख लग गया था सर। चलिए, कुछ पूछना है? और किन्हीं को कुछ पूछना है? संदीप, कुछ पूछना है क्या? नो सर। सर थोड़ा सा क्लास मेरा मिस हो गया तो बातें स्पष्ट हो गई? पूछ रहा हूँ। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ सर, यस सर, यस सर। संदीप, आज कल थोड़ा सा 2 दिन दिक्कत है। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर। तो कल ऐसे भी सर मेरा ड्यूटी छुट्टी नहीं हो पाया था तो मैं इसीलिए ज्वाइन नहीं कर पाया।